Hello students, welcome in our YouTube channel EAPS। हमने BS बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 2 में जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत फ्रेंड्स पढ़ा भी था। हम लोगों ने आगे कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से उनके हम लोगों ने सीखे भी थे। और आज हमारा टॉपिक आ रहा है फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या है फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? इसके फीचर्स की अगर बात करूं कि क्यों बहुत सारे लोग ज्यादातर आज की डेट में कंपनी कंस्टिट्यूट करते हैं, क्यों वो लोगों का जो कंस्टिट्यूशन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप होता है वो कंपनी क्यों होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है और बहुत सारे फ्रेंड्स लिमिटेशंस भी है। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज एक्ट में फ्रेंड्स आपको कहीं पर भी बख्शा नहीं गया, आपको एथिकली चलना है। इनका फॉर्मेशन से लेके इनका क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के पैसे लगते हैं। किसके पैसे लगते हैं? यहाँ पे पब्लिक के पैसे लगते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट भी इतना एश्योरेंस आपसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करती है कि भाई लोगों के पैसे यहाँ पे डुबाओ मत आप लोग। आपको बिजनेस करना है, यू कैन डू बिजनेस, आप डेफिनेटली बिजनेस कर सकते हो। कंपनी कंस्टिट्यूट करना चाहते हो कर सकते हो, बट गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस है जो एक्ट में मेंशन की गई है, उनके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। ऐसे ही अंधेरे में तीर मारने वाला काम आपको नहीं करना। क्या क्या इसके फीचर्स मिलते हैं? इसमें सबसे पहला फ्रेंड्स जो हमारा फीचर आता है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। हमारा सबसे पहला फीचर जो आता है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। ये एक ऐसा पर्सन है जो क्रिएट किससे होता है? लॉ से। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी आइडेंटिटी है, वैसे ही कंपनी की भी आइडेंटिटी होती है। इसकी वजह से आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से इसके मेंबर्स डिफरेंट किससे? जॉइंट स्टॉक कंपनी से। इसके शेयर होल्डर्स डिफरेंट। यहां पे जॉइंट स्टॉक कंपनी को आर्टिफिशियल, दैट मीन्स अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एंड उसकी जो एग्जिस्टेंसी रहती है वो जैसे एक ह्यूमन बीइंग की होती है, वैसे ही यहाँ पे किसकी होगी? जॉइंट स्टॉक कंपनी की हमारी होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें यही चीज आती है। आर्टिफिशियल पर्सन इतना इंडिकेशन हमें देता है कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनीथिंग, और एल्स यू कैन से सब्सक्राइबर ऑल्सो। ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट फीचर हमारा यहाँ पे बताया गया है। दूसरा आता है फ्रेंड्स सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। एक मिनट फ्रेंड्स, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है वो अपने मेंबर से अलग है, वो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपनी अपने खुद के नाम पे क्या क्या कर सकती है वो जानने का सबसे अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू है। और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है फ्रेंड्स, कंपनी खुद अपनी एसेट्स परचेज कर सकती है खुद के नाम की, खुद के नाम पे लायबिलिटीज रेज कर सकती है, लायबिलिटीज इन टर्म ऑफ कैपिटल। फिर दूसरा फॉर्मेट आता है इन टर्म ऑफ लोन्स। फिर तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटीज में आप बहुत सारी चीज कंसीडर कर सकते हो, क्रेडिटर्स उसमें कंसीडर होते हैं, बहुत सारी चीज आती है उसमें। नॉट ओनली अबाउट क्रेडिटर्स, जहां पे आपकी अपने कंपनी के खुद के नाम पे क्या क्या होती है? लायबिलिटी क्रिएट होती है। जिससे क्या हो सकता है, अगर आप आपकी जो टर्म कंडीशन है उन पे अगर आप फॉलो नहीं करते हो, या फिर आपकी टर्म कंडीशन पे आप
पेमेंट वगैरह नहीं करते हो तो आप पे केस भी हो सकता है। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर किसी ने मुझे पेमेंट नहीं किया टाइमली बेसिस पे, यहाँ पे डेटर्स एसेट्स में क्या क्या आते हैं, मेरी फिक्स एसेट आती है, डेटर्स आते हैं, सभी चीजें आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आके रुकता है कि आपको कोई पेमेंट नहीं करता तो आप भी किसी पे कंपनी के नाम से केस कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है वो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की इसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की इसकी प्रोसेस बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। इसकी प्रोसेस जो है वो लेंथी, दैट मीन्स लॉन्ग प्रोसीजर। फॉर्मेशन में अगर आपको कंपनी कंस्टिट्यूट करनी है, कंपनी बनानी है आपको, तो उसके लिए आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। वो भी जो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, और उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये आएगा कि वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे क्या करेंगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे। जैसे अगर मैं आपको जनरल केस में बताऊं, इसके बेसिक कंपनी के दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें सारी कंपनी की डिटेल्स लिखी जाती है, उनका नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस, फिर आता है लायबिलिटी क्लॉज आता है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ क्लॉजेस उसमें ऐड होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 6 क्लॉज है उसके। फिर हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आपको कंपनी का आउटर देगा, मतलब कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करती है। एओए में कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम मेंशन होता है, क्या कंपनी के रूल्स है, अगर कुछ हुआ तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें किसमें मेंशन होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। दैट मीन्स ये दो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने पड़ेंगे। उनके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। बस इतना कर लिया हो जाएगा? नहीं भाई, इसके साथ साथ आपको मल्टीपल और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। वो आपको जो भी लॉ में आपको दिखाया गया उनको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। सोल प्रोप्राइटर की तरह एज वेल एज सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की तरह सिर्फ सिंगल लाइसेंस या एग्रीमेंट पे आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रोसीजर होगी, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। इसके लिए एक साइट यूज होती है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए की वेबसाइट पे आप जाओगे, अगर आपको देखना हो फ्रेंड्स यहाँ पे कि कौन सी कंपनी का क्या नंबर है वगैरह, कितने डायरेक्टर्स है, वो सारी डिटेल्स आपको एमसीए पे आपको मिलती है। यहाँ से फ्रेंड्स लॉन्ग प्रोसीजर है फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अब डिजिटलाइज हो गया है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे ही अपॉइंट नहीं हो जाता, उनके लिए आपको डीन नंबर लेना पड़ता है, उनकी डीएससी सारी बनवानी पड़ती है, उनको पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ता है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर। और इस कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपेंस है वो इसका क्या है, सबसे ज्यादा है, इसलिए ये मोर एक्सपेंसिव भी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना वो क्या है, मैं ये क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी यहाँ पे आता है। मेमोरेंडम, आर्टिकल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे आपके नॉर्मली सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स थे फ्रेंड्स। फॉर्मेशन के लिए लॉन्ग प्रोसीजर है ये, और इसका एक्सपेंसेस ज्यादा होता है, और दूसरा ये टाइम कंजम्पशन बहुत लेता है। ऐसा नहीं है कि पैसा डाल दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन कल के कल मिलेगा, नहीं, इसके लिए टाइम कंजम्पशन है इसमें। ये कैसी प्रोसीजर है, टाइम कंजम्पशन प्रोसीजर है, टाइम आपका बहुत लेती है ये। क्योंकि फ्रेंड्स लीन नंबर आएगा, आपको सबसे पहले तो नाम रिजर्व करवाना पड़ता है, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंगली पहली बात आपका जो नेम है वो किसी भी कंपनी से मैच नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, चलो आज मुझे ये बताओ
क्या इसको आप समझते हो? ये नाम क्या है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। ये नाम आप सबको पता है, रिलायंस। ठीक है, ये क्या है? ये पब्लिक कंपनी है फ्रेंड्स। क्या है ये? पब्लिक कंपनी है। चलो, अब मैंने ये सोचा कि इसमें थोड़ा छेड़छाड़ कर दे। चलो, ये रिलायंस पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ा जाता है? देखने जाओ, किसी को पता नहीं होगा। इसका मतलब भी वही होता है। तो कंपनी का जो भी पहले नाम बताया बनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ही तो आप डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करोगे, ऐसे ही कैसे कर दोगे? अगर कंपनी एग्जिस्टेंसी में है, उसके सिमिलर भी आपका नाम होना नहीं चाहिए। अगर सिमिलर भी नाम हुआ तो भी आपका नाम वो रिजर्व नहीं करेंगे। उसके लिए आपको 6 नेम को पहले क्या करना पड़ता है? नॉमिनेट करना पड़ता है, जिसमें से आपको एक नाम आपको क्या किया जाता है? दिया जाता है यहाँ पे। उसके लिए पहले ये नाम आने का प्रोसीजर फ्रेंड्स मिनिमम 1 मंथ का रहता है, मैक्सिमम 1 मंथ का रहता है, मतलब 30 डेज का। 30 दिन के अंदर अंदर आपको पहले नेम अलॉट करेंगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, वो डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर अथॉरिटीज वगैरह सब करवा के दोगे, फिर जाके आपकी प्रोसीजर कंस्टिट्यूशन की स्टार्ट होगी। कंपनी का कंस्टिट्यूशन फिर स्टार्ट होगा, मतलब प्रोसीजर आएगी। वो प्रोसीजर में अगर कुछ क्वेरी आती है तो वहां से क्वेरी रेज की जाती है, और उसके बाद क्या किया जाता है? यहाँ पे फॉर्मेशन होता है कंपनी का। और फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ वो कैसे पता चलेगा? इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये आपको मिलेगा। उसके बाद आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा बिजनेस। तो ऐसे पूरी प्रोसीजर होती है फॉर्मेशन की। दैट इज व्हाई यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स, इतनी प्रोसीजर करते हो क्यों? क्योंकि हम आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ छोटा मोटा काम नहीं शुरू करना है। अगर मान लो आपको फॉरेन कंट्रीज में अगर बिजनेस करना हो, वहां पे फ्रेंड्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मैटर करता है। क्यों? ताकि यहाँ पे उन लोगों को ज्यादा श्योरिटी मिलती है। ये एक्ट में इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं कि जिसकी वजह से लोग बिजनेस अगर टेढ़ा मेढ़ा करना चाहते हो तो इसमें कंपनीज में वो लोग नहीं कर पाते। कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, बट वो लेवल पे, इतना एडवांस लेवल पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक्ट कहीं ना कहीं आपको रोकेगा ही रोकेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसका। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम लोग फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हुआ, थर्ड पॉइंट। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। कौन सा पॉइंट आता है अब हमारा? फोर्थ पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी एक है, परपेचुअल सक्सेशन। अब एक चीज समझो, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? कंपनी जो होती है उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके प्रोमोटर्स, या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी की भी डेथ हो गई हो, इनसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, किसी भी केस में कंपनी कभी भी वाउंड अप नहीं होती। क्या नहीं होती? कंपनी कभी वाउंड अप नहीं। परपेचुअल सक्सेशन, अगर यही चीज अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में आप देखने जाओ, अगर यही चीज आप सोल प्रोप्राइटरशिप में देखने जाओ तो सिनारियो कैसा होगा हमारा? मान लो एक मेन पर्सन ओनर जो है उसकी डेथ हो गई, बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसके नाम से बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर मान लो मेरे फादर की डेथ हो गई तो उसके बाद मैं बिजनेस टेक ओवर कर सकता हूं, बिजनेस रनिंग कर सकता हूं, बट मेरे फादर का कहीं नाम नहीं रहेगा। क्या होगा? मेरे नाम ही रहेगा। पार्टनरशिप होती है,
पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई या किसी भी एक्टिविटी जो मेंशन की है यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, फिर क्या होगा फ्रेंड्स? फिर कुछ नहीं होगा, वहां पे पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। बट कंपनीज में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज में ऐसा नहीं होता। किसी की भी डेथ हो गई हो या फिर पागल हो गया हो, इनसैनिटी हो गई हो, इंसॉल्वेंसी, कुछ भी केस हो फ्रेंड्स, वो वाउंड अप नहीं होती। ये वाउंड अप करनी हो आपको कंपनी, तो आपको डेफिनेटली इसका लिक्विडेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा आपको? इसका लिक्विडेशन कंपल्सरी करवाना पड़ेगा, लिक्विडेशन बाय लॉ। क्योंकि लॉ ये बताता है हमें कि बेटा क्रिएट भी मैंने की, क्रिएट किसने की? लॉ ने की। पहले ही बताया गया है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, विच मीन्स इट शुड बी क्लोज्ड बाय लॉ। शुरू भी लॉ से होता है, खत्म भी किस पे होता है? लॉ पे ही होता है। यहां पे आप मर गए, जिंदा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही रिलायंस वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको पता हो रिलायंस के फाउंडर कौन थे, आई होप यू मस्ट नो अबाउट इट। हु वाज द फाउंडर ऑफ रिलायंस? दैट इज धीरूभाई अंबानी। हम लोग जानते हैं, ठीक है, वो बात सही है कि आप और मैं हम मिल नहीं पाए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिलायंस का? धीरूभाई अंबानी उसके फाउंडर थे। स्टिल उनकी डेथ के बाद भी रिलायंस आज चल रही है। रिलायंस बंद हुई? डेफिनेटली नहीं हुई फ्रेंड्स। रिलायंस आज भी एक्टिविटी, उनकी बिजनेस डे टू डे एक्टिविटी उनकी चल रही है। उनके बेटे फिलहाल संभाल रहे। इसका मतलब क्या है? फाउंडर के नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस को रन कर सकते हैं और अदर पर्सन भी यहां पे रन कर सकता है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, हायर टॉप मैनेजमेंट में किसको रखते हो, उससे लॉ को फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी बात नहीं है मेरे फादर पहले समझ लो कि भाई मेरे फादर के पास पहले कुछ, क्या एग्जांपल लिया जाए इसके लिए? हाँ, अगर मान लो मेरे फादर पहले टेलर थे, तो उसका मतलब ही नहीं मुझे भी टेलर ही शॉप ही संभालनी है या उनका वर्कशॉप संभालना है। यहाँ पे धीरूभाई अंबानी की फैमिली का ही संभाले ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे टाटा भी, उनके पास अगर 51% से ज्यादा शेयर होंगे तो वहां पे टाटास भी इनका कंपनी का, रिलायंस का क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए बताया गया है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडर हो, कुछ भी हो, किसी की भी डेथ से कंपनी बंद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो चीज लॉ से क्रिएट हुई है वो खत्म भी किस पे होती है? सिर्फ लॉ पे ही खत्म होती है। समझ में आया आपको फ्रेंड्स? फिर आता है हमारा अच्छा सा पॉइंट, कंट्रोल। क्या आता है फ्रेंड्स? अच्छा सा पॉइंट हमारा कंट्रोल। अब हमें सीखना है कंट्रोल के बारे में, तो फिर चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कंट्रोल। यहां पे फ्रेंड्स एक चीज को समझने वाली बात है। सबसे पहले क्या होते हैं इनके फाउंडर? फाउंडर दैट मीन्स प्रमोटर, जो बिजनेस को इनिशिएट करते हैं। और दूसरी बात, जो बिजनेस का जिसका मेन क्रिएटिवली आइडिया होता है वो कौन होता है? हमारा प्रमोटर होता है। इनिशियल एक्सपेंडिचर कौन करता है? हमारा प्रमोटर करता है। प्रमोटर जो होता है उनके नीचे टॉप मैनेजमेंट भी बनाएगा, वो उसकी मर्जी है। मैनेजमेंट को मैं एमजीएमटी लिख रहा हूं अभी। उसके बाद क्या बनाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो बिजनेस के डायरेक्शन को, बिजनेस को क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। जो उनके स्टाफ मेंबर्स है उनको डायरेक्शन देंगे, बस ऐसी एक्टिविटी करो, ये करो, इससे आपका काम इजी होगा, ये होगा, वो होगा, वो सारी चीजें वो लोग यहाँ पे करते हैं। अब समझने वाला पॉइंट क्या है
कंट्रोल दैट मीन्स यहां पे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ये बिजनेस का कंट्रोल कौन करेगा? ये बिजनेस का कंट्रोल करेंगे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं है, दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड ही नहीं है, दे आर वेल एजुकेटेड। वो लोग इतने वेल एजुकेटेड भी है, उनके पास इनफ एक्सपीरियंस भी है, तो उसके लिए क्या आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो लोग अच्छे से बिजनेस को रन कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इजी आपका एक्सपांशन होगा, बिजनेस आप इजीली क्या कर पाओगे, रन कर पाओगे। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास इतने पावर्स होते हैं कि वो खड़े खड़े किसी को अपॉइंट करना हो वो कर सकते हैं, किसी को बाहर लात मार के भगा दे, चल बे निकल, तो वो निकाल भी सकते हैं, वो उतने पावरफुल लोग होते हैं। और इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी सबसे बोर्ड इंपॉर्टेंट कौन होता है, एमडी, दैट मींस मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसके डायरेक्शन में पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। अब मान लो यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 लोग हैं, अब 10 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना करना चाहे तो वो लोग क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करते हैं। और कुछ ऐसी मेजर इवेंट आती है जिससे क्या करते हैं, वो सभी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गैदर करते हैं और वहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या कर देते, तू कर भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा सर ये प्रॉब्लम आ रही है, अब मुझे गाइडलाइंस दो, मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वहां पे बोर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ रिजोल्यूशन पास करवाना हो तब बोर्ड मीटिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका बनता है। ये कंट्रोल होता है पूरा, इसकी वजह से क्या होता है, पूरा बिजनेस अच्छे से रन करेगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लायबिलिटी। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहां पे, लायबिलिटी। अब यहां पे आप बताओ लिमिटेड लायबिलिटी, अब लिमिटेड लायबिलिटीज भी होती है, उसमें हमारा पहला पॉइंट आता है लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स, लिमिटेड लायबिलिटी बाय गारंटी। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये समझ लो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स। अब एक चीज समझो, शेयर्स जो परचेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर ओनर्स ऑफ एंटिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बिजनेस को रन करेंगे, अब मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता, चल तुझे अच्छे से पता है, ठीक है मैं परमिशन देता हूं तू बिजनेस अच्छे से कर। तो ओनर्स क्या करते हैं, फंड देते हैं, ले पैसा लेके जा, चल तू बिजनेस कर। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, वो पैसा आ गया अच्छे से उनको यूटिलाइज किया, प्रॉफिट किया, उसमें से डिविडेंड दिया। यहाँ पे अच्छे से अच्छा डिविडेंड पाके शेयर होल्डर भी खुश है, हाँ भाई मुझे अच्छा डिविडेंड मिला, ये कंपनी बहुत अच्छी है, चलो ठीक है। अब समझने वाली बात, कहीं ना कहीं कुछ गलती बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऐसी हो गई, बिजनेस में लॉस चला गया। अब लॉस जाते ही समझ लो फ्रेंड्स क्या होगा, मान लो कि मेरा 80 रुपए का मेरी एसेट है, उसके सामने मेरा लॉस है फ्रेंड्स 100 रुपए का। व्हाट अबाउट दिस डिफरेंस 20, ये डिफरेंस का क्या करेंगे, वो डिफरेंस को भूल जाओ, कंपनी के केस में वो मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में आपको आपकी पर्सनल एसेट को सेल करके भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस पेमेंट करना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ कंपनी आपको ये पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, दैट इज जीरो। समझ में आया फ्रेंड्स, लिमिटेड लायबिलिटी होती है शेयर्स, जितना आपका शेयर है उतना ही आपका लॉस रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा नहीं। आप ये मत समझो कि आपने 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए किसी कंपनी में आपने डाले हैं और कंपनी के सर पे 5 करोड़ का 10 करोड़ का डेट है, तो आप मत वो सोचो कि आपको अपने पे अपने पर्सनल एसेट को सोल्ड करके उसको देना पड़ेगा। आपका लॉस जो होगा वो अप टू 1 लाख ही होगा, उससे ज्यादा
आपको बेयर करना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं फ्रेंड्स, मान लो अगर मेरा शेयर 100 रुपए का है और सामने सभी लोगों ने मुझे 100 रुपए दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लोगों से अभी पैसा लेना नहीं है, मुझे कहीं से भी पैसा आने वाला नहीं है। दैट मीन्स जितना आपका शेयर वैल्यू है, मतलब फेस वैल्यू है, वो उतना ही आपका लॉस रहेगा, उससे ज्यादा रहेगा नहीं। ये है लायबिलिटी बाय शेयर्स। व्हाट अबाउट गारंटी? गारंटी में क्या होती है, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो गारंटी देते हैं कि तेरे एसेट और लायबिलिटी में जो डिफरेंस आएगा उसमें मैं सर्टेन अमाउंट की गारंटी देता हूं। सर्टेन अमाउंट की क्या देता हूं? गारंटी देता हूं कि इतने तक का लॉस हुआ तो मैं बैठा हूं, तू आना मेरे पास, मैं तुझे पैसा दूंगा। ये कौन सी कंपनीज में ऐसा देखने मिलता है? जहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है ना फ्रेंड्स, वहां पे आपको बहुत देखने को मिलेगा। गारंटीड बाय मेंबर्स, वहां पे आपको नॉमिनल सब्सक्रिप्शन लिए जाते हैं आपसे, वो गारंटी तौर पे आपसे लिए जाते हैं और वहीं पे आप क्या कर सकते हो, अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कर सकते हो। ये पॉइंट इसका बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, शेयर्स में हो तो आपको अपने शेयर्स तक का ही पैसा देना है, और गारंटी हो तो आपने जितने तक की गारंटी ली है उतने तक का ही आप क्या कर सकते हो, पेमेंट आपको करना रहता है, बस उससे ज्यादा रहता नहीं है। थोड़ा सा टाइम में लूंगा फ्रेंड्स, दो ही अच्छे से पॉइंट बाकी है अपने। 7वां पॉइंट आता है कॉमन सील। अच्छा एक चीज बताओ, मैं आपको बोलूं आपकी साइन करो, आप कर पाओगे क्या? मुझे इतना बताओ, मैं आपको बोलूं कि आपकी साइन करना है आपको, तो क्या आप कर सकते हो? बताओ मुझे। चलो फ्रेंड्स, आप अपनी साइन कर सकते हो भाई, अच्छे से कर सकते हो। चलो कर दी, हो गई साइन, हो गई ना अपनी। कभी देखिए ऐसे रिलायंस ने कभी साइन की हो, कभी टाटा ने ऐसी साइन की हो? टाटा कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। वो आर्टिफिशियल पर्सन है, रियल पर्सन नहीं है, पहली बात को ये समझो फ्रेंड्स आप लोग। जो भी कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ना कि वो हमारी तरह रियल पर्सन होती है। उसके लिए फ्रेंड्स कंपनी ने यहां पे क्या, कंपनी ने कंपनी ने यहां पे साइन किया है, वैसे हमें कैसे पता चलेगा? कॉमन सील से। कंपनी साइन सर्टेन डॉक्यूमेंट बाय कॉमन सील। यहां पे क्या किया है कंपनी ने? अपना कॉमन सील लगाया, ठप्पा मारा, ठपाक। उसकी वजह से हमें क्या पता चला फ्रेंड्स, कि ये कंपनी ने साइन की है। उसके ऊपर किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की साइन होती है फ्रेंड्स। सिर्फ कॉमन सील लगने से आप ये नहीं समझोगे कि आप आपने कंपनी से साइन करवा लिया, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी साइन लगती है। अगर कंपनी में एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उनकी भी साइन लगती है, डिपेंड अपॉन रूल्स। तो ये एक चीज, 7वां पॉइंट हमारा अच्छा आता है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट इज वाई कंपनी का एक कॉमन सील भी होता है जिसपे हम लोग थप्पा लगाते हैं, मतलब कि ये कंपनी ने साइन किया है, दैट इज आर्टिफिशियल सिग्नेचर। और वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर की भी साइन आती है, जिसकी वजह से वो रियल पर्सन ने भी एक्सेप्ट किया है। दैट मीन्स वहां के की पर्सनल जो भी है उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है, वो प्रूफ मिलता है। उसके लिए कंपनी का कॉमन सील होता है। और लास्ट हमारा फीचर फ्रेंड आता है यहाँ पे 8 नंबर का, और वो है फ्रेंड्स रिस्क बैरिंग। एक सीधी सी बात है, अगर बिजनेस करना है तो थोड़ा सा आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, क्या होते हैं, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होंगे वो बिजनेस में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे? होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। यहां पे शेयर होल्डर्स का रोल है सिर्फ पैसा देना है और निकल जाना है।
आप आओ, साल के एंड में हम आपको क्या देंगे, अच्छा सा डिविडेंड देंगे, उससे ज्यादा की एक्सपेक्ट आप मत करो। हाँ, हम लोग बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट करके देंगे, जिससे हमारा शेयर वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, लोगों के बीच में इमेज अच्छी आएगी हमारी। यहां पर रिस्क बेरिंग मतलब शेयर होल्डर ने पैसा तो दे दिया, रिस्क किसने लिया, डायरेक्टर ने। प्रॉफिट कहां पे आया, कंपनी में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने हिसाब से जरा सोचना, दोनों इंसान लड़ते हैं, दोनों ही इंसान लड़ते हैं। रिस्क बैरिंग में अगर मैं बताऊं आपको फ्रेंड्स, समझ लो आज शेयर होल्डर्स ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, चलो 1 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया फ्रेंड्स, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट होने के बाद दूसरा पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, रिस्क लिया। ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने 2 लाख रुपए कर दिए। बताओ ना जरा प्रॉफिट कितना आया मेरा, प्रॉफिट कितना आया भाई मेरा, 1 लाख। अब यहां पे दोनों लोग लड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों लोग लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, शेयर होल्डर बोलेगा मैंने लाख दिया तब तूने 2 लाख किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लड़ेगा, किस बात पे लड़ेगा, मैंने मेरी स्किल्स लगाई, टाइम देखा, सही से दाव खेला, तब जाके तेरे लाख का 2 लाख किया। अब इसमें से क्या होता है पता है फ्रेंड्स, 3 पार्ट होते हैं। एक दिया जाता है अपना डिविडेंड, दूसरा होता है आपका प्रॉफिट, और तीसरा होता है रिजर्व। इसमें बहुत सारी हिडन रिजर्व्स भी रहती है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, उनके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जिनके यूटिलाइज करके, एनालिसिस करके, बिजनेस एटमोस्फियर को एनालिसिस करके उन्होंने क्या किया, जो भी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया था उन्होंने क्या किया, वहां पे लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको क्या आज मिला, प्रॉफिट मिला। और वो प्रॉफिट की वजह से ये लोग क्या कर पाते हैं, बिजनेस में क्या कर पाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क की वजह से प्रॉफिट भी उतना हाई वॉल्यूम पे रहता है। यहाँ पे हमारे फीचर्स फ्रेंड्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेरिट्स ऑफ JSA, जॉइंट स्टॉक कंपनी। मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।